सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। आज मैं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स अध्याय 3 जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास वाली बुक का उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकरण एक समीक्षा अध्याय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता एक साथ थी। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इन वर्षों में इन व्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए इतने अधिक नियम कानून बनाए गए कि उसमें आर्थिक समृद्धि और विकास की समुचित प्रक्रिया के अवरुद्ध हो गई। अन्य विद्वानों का मत है कि भारत जिसने अपनी विकास यात्रा लगभग गतिहीनता के स्तर से वहीं आरंभ की थी, जो बचत में समृद्धि और विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार है तथा जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है। साथ ही कृषि उत्पादन की निरंतरता वृद्धि द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो चुकी है। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया। विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य नहीं बचा था। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और गहन बना दिया। तो आइए हम देखते हैं इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आईएमपी हैं, उनको। भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किए गए? तो ये हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किए गए। तो दोस्तों, भारत में विदेशी ऋणों के मामले में संकट निपटने के लिए 1991 की आर्थिक सुधार आरंभ किए गए। अर्थव्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए इतने अधिक नियम कानून बनाए गए कि उनके आर्थिक समृद्ध और विकास की समूची प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई और राष्ट्रीय आय 0.8% की दर बढ़ गई। इसी प्रकार से भारत एक ऋणी देश था और सरकार विदेशी ऋणों के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। मुद्रास्फीति का स्तर भी 16.8% तक पहुंच गया था, इसलिए आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि करता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के $7 बिलियन का ऋण लिया। दबाव में आकर सरकार को उदारीकरण की नीति अपनानी पड़ी। तो यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा था भारत के पास। आइए देखते हैं विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना आवश्यक क्यों होना आवश्यक है। तो किसी भी देश का विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना निम्न कारणों से आवश्यक है। विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य सभी देश को विश्व व्यापार के समान अवसर उपलब्ध कराना। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसी नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना है जिसमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधा खड़े न कर पाए। साथ ही इसका ध्येय सेवाओं और सृजन और व्यापार के प्रोत्साहन करना भी है। विश्व व्यापार संगठन सभी सदस्य देश के प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधों को हटाकर तथा अपने बाजारों के सदस्य देशों के लिए खोलकर द्विपक्षीय बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाना हेतु इसमें वस्तु और सेवाओं के साथ साथ विनिमय को भी स्थान देता है। इसलिए जरूरी है कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय क्षेत्र में नियंत्रक की भूमिका से अपने को सुविधा प्रदान की भूमिका अदा करने में क्यों परिवर्तित किया? तो देखिए दोस्तों कि उदारीकरण के बाद भारतीय रिजर्व बैंक को नियंत्रण की भूमिका से हटाकर उसे सुविधा प्रदान की भूमिका अदा करने में परिवर्तन किया, जिसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्र में रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना कई मामले में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाए। तो इसलिए ये जरूरी था। अब देखिए कि रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस तरह का नियंत्रण रखता है। तो दोस्तों, भारत में सभी बैंक रिजर्व बैंक के मापदंडों और नियमों के अनुसार नियंत्रण होते हैं। यह व्यावसायिक बैंकों के सर्वाधिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, बैंक दर मूल्य आधार दर, रेपो दर, रिजर्व रेपो दर और ब्याज दरों को तय करता है। ये सभी अनुपात और दर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तथा सभी व्यावसायिक बैंकों के लिए इन दरों का पालन करना या बनाए रखना अनिवार्य है। तो ये रिजर्व बैंक व्यापारी बैंकों पर नियंत्रण रखती है। देखिए, रुपए के अवमूल्यन से क्या समझते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित मुद्रा के तुलना में रुपये के मूल्य को घटाना रुपये का अवमूल्यन कहलाता है। इसका अर्थ यह होता है कि रुपये का मूल्य गिर गया है तथा विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ गया है। अब साथ ही हमें अंतर बताना है। तो इन दो चीज़ों में युक्तियुक्त विक्रय और अल्प विक्रय। तो युक्तियुक्त विक्रय का अर्थ है निजी क्षेत्र के लिए सार्वजनिक क्षेत्र
का 51% या उससे अधिक हिस्सेदारी हैं जो उच्चतम बोली लगाता है। अल्प अल्पांश विक्रय का अर्थ है कि निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई के 49% से कम की हिस्सेदारी का विक्रय कर सकता है। इसमें 51 से अधिक है, इसमें 49 से कम है। सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाता है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व सरकार के पास ही रहता है क्योंकि इसमें 51% से हिस्सेदारी होती है। साथ ही दोस्तों ये अगला कारण है आपके सामने, इसमें द्विपक्षीय व्यापार और बहुपक्षीय व्यापार, यह दो देशों के बीच का व्यापार समझौता है। यह दो देशों से अधिक बीच के व्यापार का समझौता है। यह एक ऐसा समझौता है जो दोनों देशों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। यह एक ऐसा समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी सदस्य देश की समान अवसर प्रदान करते हैं। तो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार बहुत स्पष्ट है। साथ ही एक और अंतर आपके सामने है, इसमें प्रशुल्क अवरोध और अप्रशुल्क अवरोध क्या है। तो यह किसी भी देश द्वारा अपने घरेलू उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात पर लगाए गए से संबंधित है। यह करों के अलावा अन्य प्रतिबंधों से संबंधित है जिसे आयात पर लगाया जाता है। इसमें सीमा शुल्क तथा निर्यात आयात शुल्क शामिल है। इसमें कोटा और लाइसेंस शामिल है। यह भौतिक इकाइयों जैसे प्रति टन या आयातित वस्तुओं के मूल्य पर लगाया जाता है। यह आयातित वस्तु की मात्रा और गुणवत्ता पर भी लगाया जाता है। तो ये दोनों प्रकार के शुल्क हैं। अब देखिए प्रशुल्क क्यों लगाया जाता है। तो प्रशुल्क इसलिए लगाया जाता है कि आयातित वस्तु पर लगाए गए कर प्रशुल्क लगाने पर आयातित वस्तुएं अधिक महंगी हो जाती हैं, जो वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित करती है। यह घरेलू उत्पादन वस्तुओं पर संरक्षण करती है, इसलिए प्रशुल्क लगाया जाता है। अब लाभ कमा रहे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर देना चाहिए। क्या आप इस विचार से सहमत हैं और क्यों? अगर सहमत है तो क्यों? अब देखिए, लाभ कमा रहे सार्वजनिक उपक्रम का निजीकरण नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति के साधन है। यदि कोई सार्वजनिक उपक्रम अशुल्क तथा घाटे की स्थिति में चल रहा है तो वे सरकार के लिए राजस्व की कमी का कारण बनती है तथा इससे बजट घाटे की संभावना बनती है। घाटे में चल रही उपक्रमों को इसके अतिरिक्त कई ऐसे सार्वजनिक उपक्रम हैं जैसे जल विभाग, रेल विभाग आदि राष्ट्र के हित को बढ़ावा देते हैं। तो इस पूरे प्रश्न का सार यह है कि लाभ कमा रहे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करना उचित नहीं होगा क्योंकि हम इससे सहमत नहीं है और इससे राजस्व आय घटती है और सरकार इससे कमजोर होती है। साथ ही दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ विशेष अनुकूलन परिस्थितियां जिसके कारण यह विश्व का ब्रह्म प्रणाली केंद्र बन रहा है। अनुकूल परिस्थिति क्या है? तो देखिए दोस्तों कि कुछ विशेष अनुकूल परिस्थितियों जिसके कारण भारत विश्व का ब्रह्म प्रणाम केंद्र बन रहा है। सस्ते श्रमिकों को आसानी से उपलब्ध कराना। अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत मजदूरी दर बहुत कम है जिसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने व्यापार में ये अपनाता है। इसके बाद कौशल, भारतीयों के पास उचित मात्रा में कौशल और तकनीकी ज्ञान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी का ज्ञान उपलब्ध है। स्थिर राजनीतिक वातावरण, भारत में लोकतांत्रिक राजनीतिक वातावरण बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार और बढ़ाने के लिए एक स्थिर और सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। कच्चे माल की सस्ती दरों पर उपलब्धता, भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है। इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कच्चे माल की सस्ती उपलब्धता और कच्ची सामग्रियों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करता है। इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को समुचित और सुचारू संचालन में मदद करता है। अब देखते हैं क्या भारत सरकार की नवरत्न नीति सार्वजनिक उपक्रमों को निष्पादन को सुधारने में सहायक होती हैं। कैसे? तो जो सार्वजनिक उपक्रम की कुशलता बढ़ाने और उसके प्रबंधन में व्यावसायीकरण लाने और उनके स्पर्धा क्षमता प्रभावी सुधार लाने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का चयन करके उन्हें महारत्न, नवरत्न तथा लघु रत्न घोषित कर दिया है। उन्हें कंपनी के कुशलतापूर्वक संचालन और लाभ में वृद्धि करने के लिए प्रबंधन और संचालन कार्यों में अधिक स्वायत्तता दी गई है। ये अत्यधिक प्रतिस्पर्धा बन गए हैं तथा विश्व स्तरीय निकाय बन गए। इसी प्रकार नवरत्न नीति सार्वजनिक उपक्रमों को निष्पादन को सुधार में सहायक होती है। साथ ही दोस्तों, सेवा क्षेत्र में तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो सेवा क्षेत्र में तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं। 1991 शुरू से किए आर्थिक सुधार नीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्त के संचालन में कोई प्रतिबंधन हटा दिया जिसमें विदेश पूंजी को प्रत्यक्ष निवेश तथा ब्रह्म प्रणाली का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। इसके सेवा क्षेत्र के तीव्र विकास की गति का प्रदान की गई है। कम मजदूरी दर पर सस्ते श्रम कुशल श्रमिकों को उपलब्ध कराना। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी क्षेत्र में क्रांति की सेवा से तीव्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय अर्थव्यवस्था को
संरचनात्मक परिवर्तन का सामना करना पड़ा रहा है, जिसके तात्पर्य है कि प्राथमिक क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र में आर्थिक निर्भरता में परिवर्तन इसके कारण है। अन्य क्षेत्र द्वारा भी इसका मांग में वृद्धि हुई है। साथ ही अब हम देखते हैं कि सुधार प्रक्रिया की कृषि क्षेत्र दुष्प्रभावित हुआ है। लगता है क्यों? जब कृषि की सुधार हुआ तो उसका दुष्प्रभाव लगता है क्यों? तो 1991 के आर्थिक सुधार में कृषि के लाभ नहीं पहुंचाया। जहां तक विकास दर में कमी आ रही थी, इसके निम्न कारण हैं। सुधार अवधि में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय, विशेषकर अधिकार संरचना अर्थात सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण आदि, संपर्कों आदि, शोध प्रसार आदि व्यय में काफी कमी आई। उर्वरक सीमितता में समाप्ति हो गई। उत्पादन लगने लगा तो बढ़ गया, जिसके कारण छोटे और सीमांत किसानों पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही कृषि उत्पादन पर आयात शुल्क को कटौती, न्यूनतम समर्थन मूल्य की समाप्ति और इस पदार्थों के आयात पर परिणाम स्वरूप प्रतिबंध हटाए गए जाने के कारण इस क्षेत्र में नीतियों में कई परिवर्तन हुए। सुधार काल में औद्योगिक क्षेत्र में निराशाजनक निष्पादन के क्या कारण रहे हैं? तो सुधार काल में औद्योगिक क्षेत्र में निराशाजनक निष्पादन के निम्नलिखित कारण रहे हैं। विदेशी वस्तुओं में सस्ते आयाते घरेलू सामान की मांग को बदल दिया गया और आधारभूत संरचनाओं की कमी के कारण घरेलू उद्योग उत्पादन की लागत और वस्तुओं की गुणवत्ता के मामले में अपने विकास विदेशी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। उच्च अप्रशुल्क बाधाओं के कारण भारत जैसे विकासशील देश विकसित देश के वैश्विक बाजार तक पहुंचा नहीं था। उदारीकरण के पहले से ही अवधि में दौरान घरेलू उत्पादन के संरक्षण प्रदान किया गया था, लेकिन उत्पादनवाद के समय घरेलू उद्योगों का विकास नहीं किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। इस कारण से सुधार काल में औद्योगिक क्षेत्र की निराशाजनक निष्पादन का कारण रहे। सामाजिक न्याय और जन कल्याण के परिप्रेक्ष्य में भारत के आर्थिक सुधार पर चर्चा करें। यदि आर्थिक सुधार में हमें वैश्विक बाजारों और उच्च तकनीकी तक पहुंचने का एक अवसर प्रदान किया जाता है, तो इसके साथ इसमें गरीबी वर्ग के लोग को कल्याण से भी समझौता किया है। इसमें स्थानीय उत्पादों को तथा किसानों को तबाह कर दिया था। परिणाम स्वरूप आय तथा धन की असमानता पैदा होती थी। इसके अतिरिक्त आर्थिक सुधार ने ऐसे क्षेत्र का विकास किया जो दूसरे दूर दराज और अविकसित ग्रामीण क्षेत्र में महानगरीय शहरों से साथ थी अच्छी तरह से जुड़े थे। इसका परिणाम स्वरूप भारत की सेवा क्षेत्र विकास, विशेषकर गुणवत्ता, शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, आईटी, पर्यटन, मल्टीप्लेक्स सिनेमा आदि के रूप में होता है। यह आबादी के गरीब वर्ग की पहुंच से बाहर होता है। तो इस कारण से सामाजिक न्याय और जन कल्याण के परिप्रेक्ष्य में भारत की आर्थिक सुधार हुए। धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने ये पूरा वीडियो देखा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और पुनः आपको परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।